लगता है मुझे कि जिस तरह से एसएससी का एग्जाम थोड़ा डिले हुआ, सितंबर के फर्स्ट वीक का कह रहे हैं आपको, साथ ही साथ आईबीपीएस की और एसवीए क्लर्क की ढेर सारी वैकेंसीज आई, तो प्रिपरेशन तो आपकी अच्छी चल रही होगी। और जो लोग ऐसे हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर के हैं, चाहे थोड़ा वो कैप पे वर्क करना था, वो करने के बाद मेन चीज क्या आती है कि आप उन चीजों की प्रैक्टिस कर सकें अच्छे से, ठीक है। चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस हो, चाहे भले ही वो बात करें हम फिलर्स की, क्लोज टेस्ट की, या पैराजम्बर्स की, स्पोर्टिंग एरर्स की, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की, मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको बैंकिंग एग्जाम्स में भी देखने को मिलते हैं, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो एसएससी है, चाहे वो एएफ कैट है, राइट। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के साथ, साथ में वोकेबलरी होगी, फिलर्स के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि एक सेंटेंस के अंदर आपको एग्जामिनर कई बार दो ब्लैंक स्पेसेस देता है, ठीक है। अब स्टूडेंट कई बार स्टक होता है कि मैं फर्स्ट ब्लैंक स्पेस को फिल कर पा रहा हूं लेकिन सेकंड वाले में कंफ्यूज हूं, या सेकंड हो गया तो फर्स्ट वाले में कंफ्यूज हूं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू सारी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा। वो कैप तो डेफिनेटली आपकी कुछ हद तक अच्छी होनी ही चाहिए अगर आपको फिलर्स के क्वेश्चंस करने हैं, प्लस आपको सेंटेंस का मीनिंग भी समझ आना चाहिए। लेकिन किस तरह से आप कुछ स्ट्रेटेजीज को यूज करके इजिली अपनी कुछ दो तीन ऑप्शंस को आउट ऑफ 4 या आउट ऑफ 5 एलिमिनेट कर पाएंगे इजिली, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज पार्टनरशिप्स विद एडटेक फर्म्स। अगर एडटेक फर्म्स के साथ पार्टनरशिप हो, इट हेल्प स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स को हेल्प करती है किस चीज में, यहां पे ब्लैंक स्पेस है। हेल्प स्टूडेंट्स डैश देयर स्किल्स एंड बिकम, तो उनकी स्किल्स को डैश करने में हेल्प करती है, एंड बिकम डैश टू द इकोसिस्टम। सबसे पहले आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जब यह बात होती है कि स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती है पार्टनरशिप करने से एडटेक फर्म्स के साथ, तो यहां पे वर्ड आपका पॉजिटिव आना चाहिए। फिर आप देखिए बीच में एंड लिखा है, तो एंड के बाद भी आपका वर्ड कैसा होना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस में किसी तरह की कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। एंटायर सेंटेंस इज इन पॉजिटिव सेंस। तो सेंटेंस की सेंस को समझना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, जब आपको वर्ड चूज करने होंगे। तो अगर आप फर्स्ट ब्लैंक स्पेस को फिल करने के लिए जाते हैं तो आपको हमेशा ये स्ट्रेटेजी यूज करनी है। पहले आप पांचों ऑप्शंस के फर्स्ट वर्ड को देख लेंगे, ठीक है, जिससे कि आपकी एक, दो या मैक्सिमम 3 ऑप्शंस तक एलिमिनेट हो सकती हैं। देयर आफ्टर आपका फाइनल आंसर आएगा सेकेंड ब्लैंक स्पेस के उन वर्ड्स को देखने के बाद। तो देखिए, तो पार्टनरशिप करना एडटेक फर्म्स के साथ स्टूडेंट को उसमें मदद मिलती है किस चीज में, कि उनकी स्किल्स डैश हो जाती है, ठीक है। टू होन देयर स्किल्स, टू मॉडल देयर स्किल्स, पॉलिश देयर स्किल्स, लव देयर स्किल्स एंड कैटेगराइज देयर स्किल्स। अब इतना आप भी जानते हैं कि इसमें से 2-3 ऑप्शंस कम से कम ऐसे निकालते हैं, एटलीस्ट 2 जो कि करेक्ट नहीं है। जैसे कि हम स्किल्स को मॉडल नहीं करते, ठीक है, स्किल्स आर नॉट मॉडल्ड, तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाता है। स्किल्स पॉलिश की जा सकती हैं, स्किल्स को होन किया जा सकता है, क्योंकि इसका मतलब होता है स्किल्स को बेसिकली बढ़ाना, स्ट्रेंथन करना, पॉलिश करना, तो दोनों वर्ड्स का काइंड ऑफ सेम मीनिंग है, ठीक है। दे लव देयर फीलिंग्स। अब उनके साथ अगर उनकी जो स्किल्स है, स्किल्स के साथ मोहब्बत तो नहीं होगी, मोहब्बत वर्क से हो सकती है, आपके काम के साथ हो सकती है। आपके पास ऑलरेडी स्किल्स हैं लेकिन पार्टनरशिप करने से उन स्किल्स को किसी और चीज में हेल्प मिल सकती है, जिससे होगा क्या, वो लोग बनेंगे डैश टू द इकोसिस्टम, ठीक है। अब स्किल्स को कैटेगराइज करने में हेल्प मिलती है। आप स्किल मतलब आपकी जो भी पर्टिकुलर स्किल है उसको कैटेगराइज तो नहीं किया जाएगा, आपके टास्क को कैटेगराइज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द स्किल सेट, उस पर्सन को उस काम के लिए अपॉइंट किया जाएगा, राइट। तो 2 मैक्सिमम ऑप्शंस अगर देखें तो 2 करेक्ट ऑप्शंस मेरे माइंड में आती हैं इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, और आपके माइंड में भी, या तो होगा पॉलिश देयर स्किल्स या फिर होगा होन देयर स्किल्स, ठीक है। हम इन 2 ऑप्शंस को अपने आंसर ऑप्शन के लिए चूज करके रखते हैं अगर, तो या तो होगा पॉलिश या फिर होन देयर स्किल्स। देयर आफ्टर तो उनको हेल्प मिलती है अपने स्किल्स को शार्पन करने में या पॉलिश करने में, ठीक है। एंड बिकम रेलिवेंट टू द इकोसिस्टम, कि वो लोग रेलिवेंट बन सके, ठीक है, इकोसिस्टम के लिए। दैट मीन्स उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंस उनकी भी हो इकोसिस्टम में, या फिर वो भी अपना कुछ हाथ बटा सकें, या फिर वो लोग एक नेसेसिटी या फिर एक इंपॉर्टेंस क्रिएट कर सके इकोसिस्टम के अंदर अपने स्किल्स को पॉलिश करने के बाद, अगर वो पार्टनरशिप करते हैं एडटेक फर्म्स के साथ। यहां पे है कंट्रोलिंग टू द इकोसिस्टम, ठीक है। पहली बात तो ग्रामेटिकली ही करेक्ट है, जैसे कि देखिए अगर आप स्टूडेंट्स कंट्रोलिंग देयर स्किल्स, सॉरी स्टूडेंट्स पॉलिशिंग देयर स्किल्स एंड बिकम कंट्रोलिंग टू द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को कंट्रोल करें वो, ठीक है। पहली बात ग्रामेटिकली गलत क्यों, क्योंकि कंट्रोलिंग द इकोसिस्टम तो हो सकता था, कंट्रोलिंग टू द इकोसिस्टम तो नहीं हो सकता।
इस वजह से भी वर्ड इनकरेक्ट है ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली भी इनकरेक्ट है कि कंट्रोल तो नहीं कर पाएंगे इकोसिस्टम को। दूसरी बात आप ये समझिए ना कि पार्टनरशिप्स कर रहे हैं वो एडटेक फर्म्स के साथ जिसमें उनको मदद मिल रही है, तो फिर तो अगर हम कंट्रोल करने की बात करें तो एडटेक फर्म्स कंट्रोल कर रही होंगी, ये तो उसके हिस्से हैं ना जिनसे उनको हेल्प मिल रही है, राइट। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, होन देयर स्किल्स so that they can become relevant to the ecosystem. Option A has to be the right answer option to this question. I hope आपको समझ आया होगा कि इन मेथड्स को आप यूज करेंगे और वर्ड्स को किस तरह से आप डिवाइड करके या फिर उनके मीनिंग्स को के अकॉर्डिंगली उनके फिल इन द ब्लैंक में फर्स्ट के अकॉर्डिंग पहले फर्स्ट को देखेंगे, सेकंड के अकॉर्डिंग उसके बाद सेकंड पे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अब जो जीएसटी है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है वो क्रिएट क्या करता है, क्रिएट करता है डैश ट्रेल्स अक्रॉस द इनकम एंड प्रोडक्शन चेन। तो डैश ट्रेल्स को वो क्रिएट करता है कहां पे, अक्रॉस द इनकम एंड प्रोडक्शन चेन पे, एंड इज ड्राइविंग व्हाट, ड्राइविंग डैश ऑफ द इकोनॉमी एंड बेटर मेजर्स ऑफ एमएसएमई वैल्यू एडिशन एंड कैश फ्लो। तो ड्राइव करता है, इज ड्राइविंग व्हाट ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, ड्राइविंग समथिंग ऑफ द इकोनॉमी एंड बेटर मेजर्स ऑफ एमएसएमई वैल्यू एडिशन एंड कैश फ्लो, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ब्लैंक स्पेस पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं फर्स्ट वर्ड हर एक ऑप्शन के अंदर क्या है, ठीक है। तो इट क्रिएट्स असेसमेंट ट्रेल्स, इट क्रिएट्स ऑडिट ट्रेल्स, इट क्रिएट्स विदरिंग ट्रेल, इट क्रिएट्स इंस्पेक्शन और इट क्रिएट्स ब्रॉड ट्रेल्स। अब देखिए ट्रेल का ऐसे तो मतलब ये भी होता है कि जब कोई कहीं से गुजरता है, सपोज किसी जंगल में जहां मिट्टी है या कोई भी जगह जहां पे निशान छूट सकते हैं, तो जहां से पर्सन गुजरा उसके पैरों के निशान बने, ठीक है, जिससे कि उसको फॉलो किया जा सके, जैसे पुलिस करती है या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स करते हैं, राइट, उनको भी ट्रेल कहते हैं। लेकिन इकोनॉमी या बैंकिंग के टर्म के अंदर एक वर्ड आता है दैट इज ऑडिट ट्रेल्स। ऑडिट ट्रेल का मतलब क्या होता है, एक मेथोडोलॉजिकल रिपोर्ट होती है जो बताती है कि कौन सी एक्शंस किए गए, कुछ अमेंडमेंट्स की गई तो कब की गई, या फिर किसी चीज को एनहांस या ऑल्टरेशन की गई तो उसमें क्या ऑल्टरेशन की गई, इन सब का हिसाब तक किसके थ्रू रखा जाता है, एक ऑडिट ट्रेल के थ्रू। तो बैंकिंग और इकोनॉमी के अंदर एक टर्म आती है ऑडिट ट्रेल्स, जिसका मीनिंग मैंने आपको बताया कि एक मेथोडोलॉजिकल रिपोर्ट है जिसमें इन सारी चीजों का स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन होगी, किसी चीजों को कौन सी ऑल्टरेशन की गई, क्या एक्शंस लिए गए, क्यों लिए गए, ठीक है, क्या मैंडेटरी था करना, जिस वजह से आप इस सारी रिपोर्ट को क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑडिट ट्रेल्स। तो यहां लिखा हुआ था द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्रिएट्स ऑडिट ट्रेल्स, ऑडिट ट्रेल्स को क्रिएट करते हैं अक्रॉस द इनकम एंड प्रोडक्शन चेन में, और ड्राइव करते हैं डैश ऑफ द इकोनॉमी, और फॉर्मलाइजेशन को ड्राइव करते हैं, ड्राइविंग फॉर्मलाइजेशन की हर चीज फॉर्मलाइज हो सके किस चीज में, इकोनॉमी के अंदर, और बेटर मेजर्स हो सके जो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस होती है, एमएसएमई वैल्यू एडिशन एंड कैश फ्लो। देखो यहां पे क्या लिखा है, असेसमेंट वर्ड लिखा है, यहां पे लिखा है ऑडिट। अब देखो विदरिंग का मतलब क्या होता है, अगर तो मैं इसकी जेनरिक सेंस में चला जाऊं ट्रेल की, ठीक है, तो विदर का मतलब होता है कहीं पे लड़खड़ाना, ठीक है, लड़खड़ाना मतलब ट्रेल्स आपको मिल रही है, कोई बंदा यहां गिर रहा है फिर उसके बाद यहां गिर रहा है, ठीक है, उसके पैर में चोट लगी है या फिर बीमार है, तो जो ट्रेल्स वो छोड़ के गया वो कांस्टेंट क्या सीक्वेंस में नहीं थी, लड़खड़ा के चल रहा होगा बंदा शायद, ठीक है, तो वो विदरिंग ट्रेल हो गई। बट हम तो यहाँ जेनरिक सेंस में किसी के चलने की बातें नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी और बैंकिंग टर्म में जो ट्रेल्स होती है, ठीक है, तो उसको विदरिंग वर्ड आप यूज यहां कर नहीं पाओगे क्योंकि वो तो जेनरिक सेंस के अंदर होता है, ठीक है। इंस्पेक्शन ट्रेल्स नहीं होती, ब्रॉड ट्रेल्स नहीं होंगी, असेसमेंट ट्रेल्स नहीं हो सकती, असेसमेंट्स हो सकती हैं वैल्यूएशन के लिए, बट इट इज नॉट कॉल्ड असेसमेंट ट्रेल्स, इट इज ऑलवेज ऑडिट ट्रेल्स। जहां पे जब आप ऑडिट ट्रेल्स लिखते हैं तो ऑडिट वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव टू द नाउन दैट इज ट्रेल्स। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है जी ऑप्शन बी। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं। कई बार इन चीजों की नॉलेज आपको आर्टिकल्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, उनको पढ़ने से ये वर्ड जब रेपिटेशन के अंदर आप पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक फाइनेंस के अंदर, बैंकिंग के अंदर किस तरह के टर्म्स यूज की जाती हैं, अकॉर्डिंगली आपकी वोकैब ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वर्ड्स के मीनिंग वेरी कर सकते हैं। इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए आपसे एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है जब आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टास्क आती है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर जब आपसे कोई भी वोकेबलरी का क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें वो कहता है कि फाइंड आउट द राइट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड एज पर द पैसेज। तो सिनोनिम आपने बताना है पैसेज के अकॉर्डिंग। तो एक वर्ड के जब
एक, दो या तीन मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, तो कॉन्टेक्चुअली उसका मीनिंग चेंज होगा, इसीलिए आपको आरसी पढ़ के उसके अकॉर्डिंग आंसर करने को कहता है। ठीक है, तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द बैंक होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर, तो बैंक होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर जो है डैश बाय द पीजे नायक कमेटी, जिसको पीजे नायक कमेटी के द्वारा डैश किया गया। ठीक है, तो क्या किया गया, सजेस्ट किया गया, इट वाज सजेस्टेड बाय दैट कमेटी, इट वाज रिकमेंडेड बाय दैट कमेटी, इट वाज फॉरवर्डेड बाय दैट कमेटी, इट वाज डोनेटेड बाय, या फिर इट वाज डिस्कार्डेड बाय। ठीक है, तो आप यहां से भी अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर सकते हो, करना शुरू कीजिए, तब तक मैं बाकी सेंटेंस पढ़ता हूं, आपके लिए भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अमंग अदर्स मतलब बाकी भी लोग साथ में थे। इन्वॉल्व्स, अब इसके अंदर क्या चीज इन्वॉल्व है, डैश द गवर्नमेंट्स शेयर होल्डिंग टू बिलो 52%, कि गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग को डैश करना है बिलो टू बिलो 52%। ठीक है, मतलब 52% तक लेके आना है, कहीं ना कहीं बात हो रही है नीचे की तरफ लेके आना है 52% तक, एंड राउटिंग इट थ्रू अ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी के थ्रू उसको राउट करेंगे वो। ठीक है, तो अब यहां पे ये तो पॉसिबिलिटी है कि इट कुड बी सजेस्टेड बाय द पीजे नायक कमेटी, इट कुड बी रिकमेंडेड बाय देम, फॉरवर्डेड नहीं होगा। फॉरवर्ड किसको किया, तो यहां पे तो लिखा होता फॉरवर्डेड टू अदर्स, कि किसको आपने फॉरवर्ड किया। ठीक है, लेकिन ये कहना चाह रहा है कि इसको रेकमेंड या सजेस्ट किया गया था बाकियों के साथ मिलके, अमंग अदर्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाता है। अब ये कौन सा चंदा है जिसको डोनेट करेंगे, पैसा तो नहीं है, ये तो यहाँ पे बात हो रही है किसी चीज को, जो बैंक होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को डोनेट तो नहीं कर सकते आप, राइट। तो ऑप्शन ई तो डी तो इनकरेक्ट हो गया। डिस्कार्डेड, अगर डिस्कार्ड किया मतलब आपने तो फेंक दिया, क्योंकि डिस्कार्ड का मतलब होता है तो टू थ्रो समथिंग अवे, राइट। तो उसको अगर यू हैव थ्रोन इट अवे, तो बाद में आप बात क्यों कर रहे हैं कि इसके अंदर इन्वॉल्व क्या होता है, राइट। सेंटेंस को कॉन्टेक्स्ट को समझें तो आगे का पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट है, दैट मीन्स उसके अंदर कुछ चीजें इन्वॉल्व हैं जिसके बारे में इस कमेटी ने बताया है, राइट। तो मैं सी, डी और ई को एलिमिनेट कर रहा हूं इन बेसिस पे। अब हमें ए और बी पे काम करना है, ध्यान से समझिएगा। यहां पे वर्ड है इन्वेस्टिंग, यहां पे वर्ड है डिस इन्वेस्टिंग। ठीक है, आप यहां पे सजेस्टेड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उसको रिकमेंडेड भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों वर्ड्स का सिमिलर मीनिंग है, राइट। अब देखना ही है कि इन्वेस्टिंग आए या डिस इन्वेस्टिंग आए, आप डिसाइड कर चुके होंगे आई थिंक। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है शेयर होल्डिंग टू बिलो 52%, नीचे लेके आना है, तो इन्वेस्टमेंट करने से तो नीचे नहीं आएगा, डिस इन्वेस्टमेंट करने से नीचे आएगा, राइट। इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आई होप आप समझ पा रहे हैं, एंड दीज आर द इजी क्वेश्चंस, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट लेवल नहीं है। और इससे ऊपर लेवल के बैंक पीओ के आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स के अंदर, या इवन बैंक क्लर्क के मेंस एग्जाम के अंदर, या सीडीएस एएफ कैट के एसएससी कुछ पैटर्न में बदलाव करें, इससे मुश्किल क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं ये पार्ट 1 है इस वीडियो का, जो ये फिलर्स के क्वेश्चन है, इसका पार्ट 2 भी आएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, इसके अंदर 10 क्वेश्चन हम करेंगे, पार्ट 2 के अंदर 10 क्वेश्चन और करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द गवर्नमेंट मस्ट फोकस ऑन वाटर डैश, गवर्नमेंट को फोकस किस पे करना चाहिए, वाटर डैश, वाटर के डैश पे। साथ में आ गया वर्ड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करें। बंपिंग अप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को फैलाएं। एंड मेक रेन वाटर, और रेन वाटर को डैश किया जाए, रेन वाटर को क्या किया जाए, जिसको कि बना दिया जाए अ मैंडेटरी फीचर इन न्यू हाउसिंग, नई हाउसिंग के अंदर उसको मैंडेटरी फीचर भी बना दिया जाए। ठीक है, तो बात हो रही है गवर्नमेंट मस्ट फोकस ऑन वाटर प्रिजर्वेशन। ठीक है, संरक्षण करना, संरक्षण करना किसी चीज की सेफ्टी की बात हो रही है, किसी चीज को सिक्योर करने की बात हो रही है। संरक्षण करना मतलब उसका बचाव करना, तो गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए वाटर प्रिजर्वेशन पे या वाटर फर्मेंटेशन पे। अब फर्मेंटेशन वाटर की तो होती नहीं है, ठीक है, तो एलिमिनेट कर देते हैं। वाटर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब ये है कि सेफ्टी या सिक्योरिटी या फिर उसका संरक्षण करना, उसको बचा के रखना। वाटर मैनेजमेंट हो सकता है, फोकस ऑन वाटर मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वाटर बॉडीज, तो वाटर मैनेजमेंट पे फोकस करना चाहिए कि पानी को ठीक तरह से एलोकेट कहाँ किया जाए, उसको मैनेज कैसे किया जाए, कि ईयर के किन मंथ्स के अंदर वाटर की एलोकेशन कैसी रहनी चाहिए, कितना वाटर स्टोर करना है और कितना वाटर हमें आगे चल के रन ऑफ करना पड़ेगा पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए, क्योंकि आजकल अर्बनाइजेशन भी बहुत हो रही है, राइट। इसके बाद वाटर एग्जिस्टेंस पे तो फोकस नहीं करना। तो इस तरह से करते फर्स्ट वर्ड के थ्रू हमारी दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाती हैं, तो वाटर प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड ही बता पाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
अगर मैं प्रिजर्वेशन पे चलता हूं, प्रिजर्व करने की बात करते हैं अगर हम, तो रेन वाटर हार्बरिंग तो नहीं हो सकती। रेन वाटर की हार्बरिंग, हार्बरिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को शेल्टर देना, ठीक है, किसी चीज का बचाव करना, उसको सिक्योर करना, ठीक है, उसको बचा के रखना या उसको दिखाना मत, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें बुरी होती हैं। हार्बर करने का मतलब ये किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना, उसको शेल्टर देना, ताकि वो किसी को दिख ना जाए, किसी को पता ना लग जाए क्योंकि वो बुरी है शायद, ठीक है। तो रेन वाटर हार्बरिंग नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। इसके बाद फोकस ऑन वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन पे फोकस करना चाहिए और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मैंडेटरी कर देना चाहिए, ठीक है, कि पानी जो है बारिश का उससे हार्वेस्ट किया जाए, ठीक है। तो ऑप्शन सी कुड बी द राइट आंसर। बी के अंदर देखें अगर हम, अगेन वाटर फोकस ऑन वाटर मैनेजमेंट, रेन वाटर ह्यूमरिंग। रेन वाटर ह्यूमरिंग मतलब पानी से, बारिश के पानी से लोगों को खुश करना है क्या आपने, नहीं तो। ह्यूमरिंग का मतलब क्या होता है, किसी को उसके चेहरे पे स्माइल लेके आना, ह्यूमर करना, उसको खुश रखना, ठीक है। तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग अ मैंडेटरी फीचर इन न्यू हाउसिंग। तो सी इसका राइट आंसर होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाई आई हैव मार्क्ड, व्हाई आई हैव चोजन ऑप्शन सी फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी इज, इट्स अ शॉर्ट वन, हैविंग डैश दिस विक्ट्री। अब आपको ग्रामेटिकली एक चीज पता होनी चाहिए, पता भी होगी, कि अगर हम हैव जो मेन वर्ब है उसकी अगर सारी फॉर्म्स को देखें, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म हैव है, सेकंड फॉर्म हैड हो जाती है, थर्ड फॉर्म अगेन हैड होती है, फोर्थ होती है आईएनजी वाली फॉर्म, और फिफ्थ होती है एस वाली सिंगुलर वर्ब की फॉर्म। तो अगर आप इनको देखें, ठीक है, ये मेन वर्ब होने के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे जब इनको यूज किया जाए, दैट मीन्स इनके साथ मेन वर्ब आएगी, क्योंकि मेन वर्ब की हेल्प करने वाली आगे वाली वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि हैज, हैव, हैड, हैविंग, इन सब के बाद आने वाली मेन वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्लियर है कि हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। हैविंग सिक्योर्ड, हैविंग लॉस्ट, हैविंग फोर्टिफाइड, हैविंग एक्सप्रेस्ड, हैविंग एनहांस्ड। ग्रामर तो हेल्प नहीं कर रही यहाँ पे, क्योंकि सारी वर्ब की थर्ड फॉर्म्स में गिवन है, राइट। तो कॉन्टेक्चुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। उससे पहले पूरा सेंटेंस एक बार पढ़ लीजिए आप। हैविंग डैश दिस विक्ट्री, इस विक्ट्री को डैश करने के बाद, न्यू दिल्ली मस्ट नाउ चार्ट द फ्यूचर कोर्स, नई दिल्ली को अब फ्यूचर कोर्स जो है उसको चार्ट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा मैप, ऑफ इट्स, अपना मतलब किसको, न्यू दिल्ली, ठीक है, ऑफ इट्स डैश विद पाकिस्तान, इसका जो पाकिस्तान के साथ डैश है, ठीक है। तो न्यू दिल्ली मस्ट नाउ चार्ट द फ्यूचर कोर्स, न्यू दिल्ली का मतलब है यहाँ पे बात सरकार की हो रही है जो नई दिल्ली में बैठती है, ठीक है। सो देखते हैं, हैविंग सिक्योर्ड हिज दिस विक्ट्री हो सकता है, हैविंग लॉस्ट दिस विक्ट्री, अगर ये कह रहे हैं कि आप विक्ट्री मतलब जो गेम है वो हार चुके हैं, तो फिर आगे किस पे काम करना है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में बात आ ही नहीं सकती, और आगे तो बात पॉजिटिव सेंटेंस पे कि अब इस चीज पे काम करना चाहिए, दैट मींस एक चीज हो चुकी है, राइट। तो ऑप्शन बी निकल गया, हैविंग लॉस्ट दिस विक्ट्री। हैविंग फोर्टिफाइड द विक्ट्री, फोर्टिफाइड विक्ट्री के लिए यूज नहीं होता, फोर्टिफाइड का मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, ठीक है। जब भी आप किसी भी जगह को, टू मेक अ प्लेस मोर स्ट्रॉन्ग टू डिफीट समवन, या फिर आप कह सकते हैं कि जब आप किसी चीज को, किसी पर्सन को रिसिलियंट बनाते हैं, उसको स्ट्रेंथन करते हैं, ठीक है, उसकी पावर में एडिशन करते हैं ताकि आप किसी को डिफीट कर सको, ठीक है, तो उसको फोर्टिफाई करना कहते हैं। विक्ट्री को फोर्टिफाई नहीं किया जा सकता। आपने फोर्टिफाई किया अपने प्लेस को, अपनी पोजीशन को, अपने लोगों को, अपनी आर्मी को, आर्म्ड फोर्सेस को, जिस वजह से वो ठीक से डिफीट कर पाए, उसके बाद उनको विक्ट्री मिली, ठीक है। तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। Having expressed this victory, victory cannot be expressed, feelings can be expressed, ideas can be expressed, ठीक है, ऑप्शन डी निकल गया। विक्ट्री को एनहांस भी नहीं कर सकते आप, सारी ऑप्शंस निकल गई, सेकंड वर्ड पे तो गए ही नहीं अभी हम, ठीक है। तो हैविंग सिक्योर्ड दिस विक्ट्री, ठीक है, विक्ट्री को सिक्योर करने के बाद मतलब जीत हासिल करने के बाद, नई दिल्ली मस्ट नाउ चार्ट द फ्यूचर कोर्स ऑफ इट्स रिलेशंस विद पाकिस्तान, ठीक है। प्रमोशन विद पाकिस्तान भी नहीं हो सकता, फैसिलिटीज विद पाकिस्तान भी नहीं हो सकता, व्यूअरशिप विद पाकिस्तान भी नहीं हो सकता, और भाईचारा तो नहीं हो सकता, ठीक है। और भाईचारा अगर ब्रदरहुड में लगाए भी तो भाईचारा तो है भी नहीं, राइट। अगर हम सोच भी लें ब्रदरहुड विद पाकिस्तान, लेकिन एनहांस्ड नहीं आएगा। हैविंग एनहांस्ड दिस विक्ट्री, विक्ट्री को एनहांस थोड़ी करोगे आप, राइट। क्वालिटी ऑफ समथिंग एनहांस कर सकते हो,
अपनी आर्म्ड फोर्सेस की स्ट्रेंथ को आप एनहांस कर सकते हो, जिससे आपको जीत मिलेगी। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाई द आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा लेंदी सेंटेंस है, बट कभी भी ऐसे सेंटेंसेस को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि अक्सर ऑप्शंस आसान मिल जाती हैं या फिर सेंटेंस को करना इजी होता है ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को, ठीक है, विश्वास कीजिएगा। द नीड इज टू, क्या चीज की जरूरत है, टू डैश हाउसिंग स्टॉक, तो हाउसिंग स्टॉक को कुछ करना है, ठीक है। इज टू लगा है तो साथ में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इज टू डैश हाउसिंग स्टॉक, एक ऐसे लेवल तक, टू अ लेवल जहां पे वेयर पीपल डू नॉट हैव, जहां लोगों के पास डू नॉट हैव टू स्पेंड अ लार्ज स्लाइस ऑफ देयर इनकम, जहां लोगों को बहुत ही बड़ा चंक ऑफ देयर इनकम स्पेंड ना करना पड़े ऑन रेंट, एंड टू हैव सेंसिबल रेंट लॉज दैट फोस्टर अ मार्केट, और ना ही उनको एक ऐसे सेंसिबल रेंट लॉज क्रिएट करने पड़े या फिर हों ऐसे जो कि फोस्टर करे, मतलब मार्केट को एनहांस करे फॉर रेंटेड एकोमोडेशंस, रादर देन होर्डिंग ऑफ एम्प्टी हाउसेस, ठीक है। एम्प्टी हाउसेस की होर्डिंग करने की बजाय ओनर्स के द्वारा, कि उन्होंने बचा के रख लिया जी हम तो अपने हाउस रेंट नहीं करेंगे शायद। जो ओनर्स फियरफुल हैं, उनको डर है, फियरफुल ऑफ लूजिंग पोजेशन, कि अपनी पोजेशन, अपना जो हक है, अधिकार है अपनी प्रॉपर्टी पे, वो खो सकते हैं, ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, टू परमानेंट डैश, किसकी वजह से, जो परमानेंटली वहां लोग रह रहे हैं, ठीक है। एक एक करके चीजों पे काम करना शुरू करते हैं। द नीड इज टू ऑगमेंट हाउसिंग स्टॉक, ऑगमेंट का मतलब क्या होता है, देखो जी, टू इंक्रीज नंबर ऑफ समथिंग, आप क्वांटिटी ऑफ समथिंग भी कहते हैं, मतलब पर्टिकुलरली किसी चीज में इंक्रीज करना, नंबर में इंक्रीज करना, क्वांटिटी में इंक्रीज करना, ठीक है। तो नीड इज टू ऑगमेंट हाउसिंग स्टॉक टू अ लेवल, ठीक है, एक ऐसे लेवल तक ऑगमेंट करना हाउसिंग स्टॉक को। द नीड टू एक्सप्लेन हाउसिंग स्टॉक, एक्सप्लेन हाउसिंग स्टॉक, एक्सप्लेन आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वैसे भी लिखा है टू अ लेवल वेयर पीपल, ठीक है, मतलब उसको उस लेवल तक ले जाना है जहां पे लोग ऐसा फील करें। एक्सपैंड करना हो सकता है कि आप हाउसिंग स्टॉक को एक ऐसे लेवल तक एक्सपैंड कर दो जहां पीपल डू नॉट हैव टू स्पेंड अ लार्ज चंक ऑफ देयर इनकम। बूस्ट किया जा सकता है, एक्सपैंड और बूस्ट का काइंड ऑफ मीनिंग सेम है, बूस्ट टू अ लेवल, ठीक है, या फिर मेक टू अ लेवल नहीं हो सकता, ठीक है, ऑप्शन ही निकल जाता है यहाँ पे। देखो ऐसे जो मैं डायरेक्टली फटाफट बता रहा हूँ, ये वो बच्चे ही समझ सकते हैं जिन्होंने बेसिक क्लासेस कुछ ग्रामर की लगा रखी है, ठीक है, कि किस वर्ड के साथ ये वाली चीजें पॉसिबल नहीं है, या फिर जिनकी थोड़ी रीडिंग अच्छी, ठीक है। अब देखिए जी, यहां लिखा है पोजेशन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट टू परमानेंट शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स कहां से आ गए, वो तो कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोग होते हैं। यहां बात हो रही बेचारों के घरों के अंदर जो परमानेंटली लोग रह रहे हैं, वो अपनी पोजेशन ना खो दे उनकी वजह से, ठीक है। तो यहां तो बात जो लैंडलॉर्ड्स उनकी चल रही है, जो ओनर्स हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज है, जहां पे लोग किराए पे रह रहे हैं, तो शेयर होल्डर्स नहीं आएगा, ऑप्शन ए निकल गया। एक्सपैंड और कंपनीज, अगेन घरों के अंदर कंपनीज तो रह नहीं रही, ठीक है, ये निकल गया। तो बूस्ट कीजिए एक ऐसे लेवल तक जहां पे जो पोजेशन है, मतलब उनकी पोजेशन इन्वेस्टमेंट की परमानेंट टेनेंट्स के पास ना चली जाए, इस चीज का डर है उनको, तो ऑप्शन डी आपका। सेकेंड वर्ड को देखोगे तो क्विकली आप बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट करके टेनेंट्स लगा सकते हो बड़ी आराम से, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 7, नाउ लेट्स सी व्हाट इट सेज। Besides issues regarding peace and stability in the region, मतलब एक तो रीजन में क्या चल रहे हैं इश्यूज, पीस शांति बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे, इसके साथ साथ बिसाइड्स इश्यूज रिगार्डिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, मोदी जी क्या कहते हैं, मोदी डैश इंडिया एनर्जी कंसर्न्स एंड सेट, तो मोदी ने इंडिया के एनर्जी कंसर्न्स को डैश किया और कहा, तो क्या किया और कहा, हाउएवर, हालांकि, या लेकिन, Iran supplied as much as 11% of its needs. It had reduced oil. It मतलब बात हो रही है उसकी, उन्होंने रिड्यूस कर दिया ऑयल के डैश को फ्रॉम द वेस्ट एशियन कंट्री, इवन दो दिस हर्ट द इकोनॉमी, हालांकि इससे इकोनॉमी को प्रभाव पहुंचा, इससे इकोनॉमी हर्ट हुई, ठीक है। तो मोदी डैश इंडिया एनर्जी कंसर्न्स एंड सेट, इंडिया के एनर्जी कंसर्न्स को मोदी ने डैश किया और कहा, ठीक है। तो इंडिया के एनर्जी कंसर्न्स को मोदी ने डिस्क्राइब किया, या फिर मोदी ने सॉरी स्टडी किया, डिलिनिएट किया, एक्सप्लेन किया, या रिड्यूस किया, ठीक है। फटाफट से ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करना स्टार्ट करें। तो मोदी डैश इंडिया एनर्जी कंसर्न्स एंड सेट, तो इंडिया के एनर्जी कंसर्न्स को रखते हुए उसने कहा स्टडीड नहीं हो सकता, रिड्यूस्ड नहीं हो सकता, एक्सप्लेन किया, डिलिनिएट किया, डिस्क्राइब किया। डिलिनिएट का मतलब है डिस्क्राइब करना होता है, एक्सप्लेन का मतलब वही है, डिस्क्राइब का मतलब भी वही है।
तो तीनों वर्ड का जब मीनिंग सेम है तो यहां पे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश हो रही है और कुछ भी नहीं। ऑप्शन ए, सी और डी के अंदर जो फर्स्ट वर्ड है उन तीनों में से कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ईरान की जो सप्लाई है एज मच एज 11% के आसपास ऑफ इट्स नीड्स, अपनी जरूरतों के हिसाब से, इट हैड रिड्यूस्ड ऑयल डैश फ्रॉम द वेस्ट एशियन कंट्री। ठीक है, ऑयल को डैश कर दिया कहां से? फ्रॉम द वेस्ट एशियन कंट्री। ऑयल एक्सपोर्ट्स, ऑयल इंपोर्ट्स, ऑयल प्रोजेक्ट्स। ऑयल प्रोजेक्ट्स नहीं हो सकते। ठीक है, इट हैड रिड्यूस्ड ऑयल एक्सपोर्ट्स या फिर ऑयल इंपोर्ट्स। यहां से आप समझ गए होगे। देखो, एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट टू सम अदर कंट्री होगा, इंपोर्ट करेंगे तो कहीं से इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट फ्रॉम होगा। यहां क्या लिखा है? फ्रॉम द वेस्ट एशियन कंट्री, तो इंपोर्ट वाला ऑप्शन आना चाहिए, एक्सपोर्ट वाला आ नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। तो फर्स्ट वर्ड का मीनिंग तो सेम था। ठीक है, डिलिनिएट हो गया, एक्सप्लेन हो गया, डिस्क्राइब हो गया। सेकंड में दो वर्ड्स गलत थे, इसलिए इंपोर्ट वर्ड आपने एज योर आंसर ऑप्शन चूज कर लिया। Now moving forward, the next question, the government must consider setting up a dash. गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, मस्ट यहां पे लिखा है। द गवर्नमेंट मस्ट कंसिडर, क्या कंसिडर करना चाहिए? कि सेटअप किया जाए डैश एजेंसी को, डैश एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर एक एजेंसी को डैश किया जाए, क्या करने के लिए? टू डील विद डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स, डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स के साथ वो डील कर सके, मॉनिटर कर सकें एस्टेब्लिशमेंट्स को, और डैश हो ऑफ स्टैंडर्ड्स अक्रॉस द इकोनॉमी, और डैश होना चाहिए स्टैंडर्ड्स ऑफ इकोनॉमी के जो पूरी तरह से फैले हों। ठीक है, अक्रॉस द इकोनॉमी जो स्टैंडर्ड्स है उनका डैश हो। चलिए जी, द गवर्नमेंट मस्ट कंसिडर सेटिंग अप अ डैश एजेंसी, सेटिंग अप अ डेडिकेटेड एजेंसी, रिकरेंट एजेंसी। देखो, रिकरेंट एजेंसी नहीं हो सकता क्योंकि रिकरेंट का मतलब होता है हैपनिंग अगेन एंड अगेन, समथिंग दैट हैपन्स अगेन एंड अगेन पीरियोडिकली। ठीक है, तो ऐसे लिख लीजिए, चाहे समथिंग दैट हैपेंस अगेन एंड अगेन या फिर समथिंग दैट हैपेंस पीरियोडिकली। कमिटेड एजेंसी होनी चाहिए, डेडिकेटेड हो, मीनिंग सेम ही है। एक्सक्लूसिव एजेंसी जो सिर्फ इसी पे काम करे। ठीक है, डॉजी, अब डॉजी का मतलब, डॉजी जो क्यों करेंगे? डॉजी तो वो होता है जिसकी की हिस्ट्री खराब हो, जो डिसऑनेस्ट होता है, जिस पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकते आप, तो डॉजी का मतलब होता है डिसऑनेस्ट। somebody who cannot be trusted, ठीक है, who is not trustworthy, उसकी हिस्ट्री ऐसी रही होगी। तो जी दो ऑप्शंस तो निकल गए, अब बचा क्या? एक्सक्लूसिव, कमिटेड और डेडिकेटेड। डेडिकेटेड और कमिटेड का सेम मीनिंग है, एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ इसी पे काम करे। ठीक है, किसी और जगह इन्वॉल्व ना हो। तो देखते हैं, तो सेट करना चाहिए डेडिकेटेड एजेंसी को, कमिटेड एजेंसी को, एक्सक्लूसिव एजेंसी को ऑफ लेबर टू डील विद। डील क्या करे? टू डील विद। तो यहां से पहला एक्शन आया, टू डील विद डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स, मॉनिटरिंग एस्टेब्लिशमेंट्स, इन दो चीजों के साथ डील करे, डील करे डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स के साथ और मॉनिटरिंग एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ। इसके साथ साथ और क्या करे? एंड डैश ऑफ स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स का डैश हो अक्रॉस द इकोनॉमी। तो एनफोर्समेंट हो, एंड एनफोर्समेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, सीरियसनेस ऑफ स्टैंडर्ड्स, मेंटल ऑफ स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स को मेंटल करना मतलब स्टैंडर्ड्स को कवर करना। वैसे भी जेनरिक सेंस में मेंटल का मतलब होता है फिजिकल सेंस के अंदर। ठीक है, मान लीजिए कहीं पे भी कोई कैटास्ट्रोफी आई, कहीं पे कोई बिल्डिंग फ्लड की वजह से या किसी और कारण से गिर जाती है और कुछ लोग नीचे दब गए। ठीक है, तो पीपल वर मेंटल्ड, ठीक है, अंडर द डिमोलिश्ड बिल्डिंग। तो मेंटल मतलब डिमोलिश्ड बिल्डिंग ने कवर कर लिया। ठीक है, डिमोलिश्ड बिल्डिंग या फिर जो बिल्डिंग थी, इट मेंटल्ड सम ऑफ द पीपल। ठीक है, तो मेंटल का मतलब होता है किसी को कवर कर लेना ऊपर से शेल्टर करके। तो साथ ही में इसके अलावा वर्ड क्या है? डेडिकेटेड, कमिटेड, एनफोर्समेंट और सीरियसनेस। तो एंड सीरियसनेस ऑफ स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स की सीरियसनेस की बात नहीं हो रही, स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स करने की बात हो रही है, क्योंकि आगे क्या लिखा है? अक्रॉस द इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, वो चीजों को इंप्लीमेंट किया जाए, एनफोर्स किया जाए, किसको? स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, तो कोई स्टैंडर्ड्स उन्होंने फिक्स किए हैं, तो वो कहना चाह रहे हैं कि डेडिकेटेड एजेंसी लेके आओ जो डील करे डेवलप होते हुए स्टैंडर्ड्स को, साथ में मॉनिटर करे एस्टेब्लिशमेंट्स को, और इसके साथ साथ एनफोर्समेंट के साथ भी डील करे। एनफोर्समेंट ऑफ व्हाट? एनफोर्समेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स की वो ठीक से इंप्लीमेंट हो जाए, विच मींस इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ऑप्शन ए हैज टू बी करेक्ट ग्रामेटिकली एज वेल एज कॉन्टेक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। To believe that the problem of dash journals on the UGC's whitelist is the sole issue। तो ये मानना है अगर आपने, टू बिलीव दैट जो मेन प्रॉब्लम है डैश जर्नल्स की
अब जर्नल्स यहाँ पे नाउन है तो डैश जर्नल्स आया तो यहाँ पे आएगा तो एक एडजेक्टिव ही जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगा, राइट। प्रॉब्लम ऑफ डैश जर्नल्स ओन जो कि यूजीसी की व्हाइट लिस्ट पे है इज द सोल इशू, वही तो दिक्कत है, ठीक है, वही सारी दिक्कत है। अवेट जिसको इंतजार किस चीज का है, अवेट डैश इन द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के अंदर डैश हो, वुड बी नाइव, ये तो बड़ा ही गलीबल होगा, बड़ा ही आप इनोसेंट होंगे अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ होने नहीं वाला, ठीक है। नाइव मतलब जो गलीबल होते हैं किसी भी बात पे इजीली विश्वास कर लेते हैं, तभी तो उसने बिगिनिंग में कहा टू बिलीव दैट, कि इन बातों पे विश्वास करना नाइव होगा, ठीक है, मतलब आप बहुत इनोसेंट हैं जो इजीली इन चीजों पे विश्वास कर रहे हैं। नाइव को हम गलीबल भी कहते हैं, आप इसको इनोसेंट भी कह सकते हैं, ठीक है जी। चलो जी, डेंजरस जर्नल्स, जर्नल्स कैन नॉट बी डेंजरस, सिली जर्नल्स, ड्यूबियस जर्नल्स, फ्यूचर जर्नल्स। अब ये कह रहे हैं कि लिस्ट के ऊपर है तो फ्यूचर जर्नल्स कैसे हुए, ठीक है। यूजलेस जर्नल्स, ठीक है, तो एक लिख के देखते हैं यहां पे वर्ड सिली, तो जर्नल्स सिली है, ठीक है, और उसके बाद लिखा है अवेटिंग विजिट इन यूनिवर्सिटी, तो विजिट किसको करना है, ठीक है, तो विजिट की बात तो नहीं हो रही, क्योंकि विजिट किसको करना है यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी पर्सन की वेट तो हो नहीं रही यहाँ पे, तो विजिट नहीं आएगा, और विजिट के बाद वैसे भी आप इन नहीं लगाते, अवेटिंग विजिट ऑफ समबडी हो सकता है, विजिट ऑफ समबडी इन द यूनिवर्सिटी हो सकता है। इसके बाद आया ड्यूबियस, देखो ड्यूबियस क्या होते हैं, जो कि अनसर्टेन है, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। आप सेंटेंस की सेंस को समझे तो वही कह रहा है कि आप विश्वास कर रहे हैं इन चीजों पे जो व्हाइट लिस्ट के अंदर अपनी यूजीसी ने जो मेंशन किए हैं जर्नल्स, ठीक है, आप इंतजार कर रहे हो कि यूनिवर्सिटी में ऐसा होगा और आपका ऐसा मानना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो चीज पता नहीं होगी या नहीं होगी, उसी को हम ड्यूबियस कहते हैं, अनसर्टेन। और उसके बाद लिखा है रेजोल्यूशन, बात हो रही है किस न किस चीज में अमेंडमेंट्स की, रेजोल्यूशन इन द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में कुछ रेजोल्यूशन होगी। यहां पे है यूजलेस, अब हेल इन द यूनिवर्सिटी तो हो नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन ए निकल गया। द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, ड्यूबियस जर्नल्स, जो अनसर्टेन है, समथिंग दैट इज नॉट वर्दी टू बी बिलीव्ड, आइदर इट विल हैपन और नॉट, इट्स नॉट सर्टेन, ठीक है। तो ऐसे जर्नल जो यूजीसी की व्हाइट लिस्ट में है इज द सोल इशू, उन्हीं की तो दिक्कत है, और आप इंतजार करना, आपका इंतजार करना किसका, कि रेजोल्यूशन होगी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो नाइव होगा, ऐसा सोचना गलत होगा आपका, क्योंकि आप बहुत ही इनोसेंट है अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन, इट इज द सेंटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू एंश्योर दैट, कि वो इंश्योर करें द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, कौन सा एक्ट, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, द डैश लो, जो कि डैश लो है, तो यहां एडजेक्टिव आएगा, कैसा लो है, जो कि इनेबल करता है, दैट इनेबल्स एंटी पोल्यूशन रूल्स, की पोल्यूशन नहीं होने चाहिए, टू बी इशूड, इशू किया जाना चाहिए, इज डैश इन द लेटर एंड स्पिरिट, इज डैश इन द लेटर एंड स्पिरिट, ठीक है। तो देखिए क्या होगा आंसर। तो सबसे पहले बात करते हैं दी ओवर आर्चिंग लो, जो इनेबल करता है, द एंशियंट लो, जो इनेबल करता है, द प्रिंसिपल लो, जो इनेबल करता है, प्राइमरी लो इनेबल करे, कंट्रोलिंग लो नहीं हो सकता, ठीक है। ओवर आर्चिंग का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट क्रिएट्स इंपैक्ट, ठीक है, जो भी चीज इंपैक्ट क्रिएट करती है, इंपैक्टफुल, समथिंग दैट हैज इन्फ्लुएंस, ठीक है, तो जो भी चीज इंफ्लुएंस क्रिएट करे, दैट क्रिएट्स इन्फ्लुएंस किसी भी चीज पे, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ओवर आर्चिंग, जिसकी एक इन्फ्लुएंस हो, जिसका एक इंपैक्ट हो, तो ओवर आर्चिंग लो ठीक हो सकता है जिसका कि इंपैक्ट हो, और वो इनेबल भी करता है, इनेबल कर रहा है, दैट मीन्स इंपैक्टफुल तो है, इनेबल करता है एंटी पोल्यूशन रूल्स को, जो कि इशू होने चाहिए। एंशियंट, अब इसमें देखो क्या लिखा है, अज्यूम्ड, अगर आप एंशियंट कहते हैं कि एक एंशियंट लो है, ठीक है, पहली बात तो लॉस के लिए वर्ड एंशियंट यूज नहीं करते, आप करना चाहें एंशियंट लॉज अगर अज्यूम भी करते हैं हम, तो इज अज्यूम्ड इन लेटर एंड स्पिरिट। अब बात यह है कि इन लेटर एंड स्पिरिट का अगर मीनिंग पता लग जाए तब भी आपका आंसर क्लिकली आ जाएगा। इन लेटर एंड स्पिरिट जो कि अपने आप में एक फ्रेज है, इन लेटर एंड स्पिरिट का मतलब होता है अधीर होना किसी भी लॉ के साथ, ठीक है, मतलब फॉर श्योर उन चीजों को इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए लॉफुली टू कंप्लाई विद द रेगुलेशंस, तो रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करके लॉफुली किसी चीज को इंप्लीमेंट करना हर तरफ से इज कॉल्ड इन लेटर एंड स्पिरिट, तो अज्यूम्ड इन लेटर एंड स्पिरिट तो नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अलावा प्रिंसिपल लॉ दैट कंट्रोल्ड इन लेटर एंड स्पिरिट भी नहीं हो सकता। अब इसके बाद रिजेक्टेड इन लेटर एंड स्पिरिट भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि
इन लेटर एंड स्पिरिट का मीनिंग अगर आपको पता लग गया तो एक ही वर्ड बचेगा। इन लेटर एंड स्पिरिट का मतलब है लॉफुली किस चीज को इंप्लीमेंट करना, उसको एनफोर्स करना, कंप्लाई विद रेगुलेशन, सब चीजों को देखते हुए, ठीक है। तो वर्ड यहाँ पे क्या पड़ा है, देखो इंप्लीमेंटेड पड़ा है, और ओवर आर्चिंग भी क्या है, लॉ के लिए बिल्कुल करेक्ट है, जो कि इन्फ्लुएंशियल है, जो इंपैक्ट क्रिएट करता है, तभी तो लिखा है जो इनेबल करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहो। ऑलरेडी हमारी परसेंटेज क्वांट की अजय सर के साथ पूरी सीरीज चल रही है, उसके पहले आप लोगों के पास काफी सारी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स की वीडियोस भी थी। अब परसेंटेज के बाद मैथ्स के अंदर भी रेशियो टॉपिक स्टार्ट होगा, और इंग्लिश में इसके पार्ट 2 के बाद हम वर्क करना स्टार्ट करेंगे आइडेंटिफाइंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो सीडीएस, एएफ कैट और अब एसएससी के भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हिस्सा बन चुके हैं, ठीक है। तो जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।